हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हम आपके लिए अध्याय 11 जिसमें प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शामिल किए गए हैं उसे लेकर के आए हैं। जैसा कि इससे पहले आपने 10 अध्यायों का अध्ययन किया है, उसी क्रम में ये हमारा 11वां अध्याय। इसके बाद में एक और प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 12वां अध्याय होगा, जिसके बाद हम मध्यकालीन भारत का अध्ययन शुरू करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचती रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आपको बता दें कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र नगर में स्थित थी। पाटलिपुत्र शासन की दृष्टि से प्राचीन कालीन भारत में एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। संगम युग का तोलकपियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है, यानी संगम युग का तोलकपियम तमिल साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। तोलकपियम एक ग्रंथ है जो कि तमिल साहित्य का ग्रंथ है और बहुत बड़ी कृति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3, भारत सरकार के प्रतीक के निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? सत्यमेव जयते। भारत सरकार के जो प्रतीक हैं इनमें से कौन जो है वो मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? सत्यमेव जयते, क्योंकि सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया वाक्य है। बाकी कई प्रतीक ऐसे हैं जो मौर्य वंश से लिए गए हैं, लेकिन सत्यमेव जयते भी पंक्ति भारत सरकार ने ली है अपने प्रतीक के रूप में, लेकिन यह जो है या एक उपनिषद जिसे मुंडक उपनिषद कहा जाता है, मुंडक उपनिषद से ली गई हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त जो था उसे वो पहला गुप्त शासक था। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर के जो सुविख्यात नाम हैं ये गुप्त वंश से संबंधित हैं, अर्थात गुप्त वंश के शासनकाल में ही वराहमिहिर और आर्यभट्ट का समय माना जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिशेन ने इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख बनवाया था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में स्वर्ण धातु यानी सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी नाटक लिखा गया था। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित की, क्योंकि हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी, जिसमें उनके जीवन से संबंधित तमाम विशेषताओं का वर्णन मिलता है। वराहमिहिर कौन थे या क्या थे? वराहमिहिर एक प्राचीन कालीन खगोल शास्त्री थे या खगोल वेत्ता थे। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अलवार संतों का आविर्भाव हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के
नाम से जाना जाता है? महरौली शिलालेख। महरौली शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? गुप्त शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में द्वितीय पांड्य साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो प्राचीन भारत में जो प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला था। तक्षशिला बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र प्राचीन काल में हुआ करता था। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है हमारा, आगे बढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? तो खारवेल का संबंध जो था वो महामेघवाहन वंश से था जो कि कलिंग के राजा थे। मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त की। भीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो ये दोनों महान कलाकार पाल युग से संबंधित थे जो कि प्राचीन काल का एक प्रमुख राजवंश हुआ करता था। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। किस शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई? राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में अजंता और एलोरा की ग्रेट गुहा चित्रकला विकसित हुई। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो प्रवर्तक था वो दंती दुर्ग था, जिन्हें दंडी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पल्लवों की राजधानी का नाम था कांची। पल्लवों की राजधानी कांची में थी। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना करने वाले पल्लव राजवंश के शासक थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके शासक के दरबार में आया? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दरबार शासनकाल में उनके दरबार में आया था। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जाती है? तो गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी जाती है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इलाहाबाद के स्तंभ किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन देखने को हमें मिलता है। गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़ा पुत्र को मिलता था। यह पंक्ति सही नहीं है गुप्त शासकों के संबंध में। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग या गुप्त वंश का प्रवर्तक जो था वो श्रीगुप्त था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गुप्त वंश की जो बुनियाद डाली या गुप्त वंश को स्थापित करने वाला जो था वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, जिसके बाद कई महान गुप्त शासक गुप्त वंश में हुए। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट और कवि कालिदास जो थे उनके दरबार में थे। कालिदास और आर्यभट्ट जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा
की गई थी, जो कि प्राचीन कालीन शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन प्रतिवर्ष प्रयाग में अपनी धार्मिक सभा किया करता था। निम्न में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त का जो एरन शिलालेख है, इस शिलालेख में सती प्रथा के बारे में प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट जो थे, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित नामक किसके द्वारा लिखी गई? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, जो कि हर्षवर्धन से संबंधित जीवन परिचय का वर्णन हमें देती है। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया? 518 ईस्वी में चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारत का शासक था। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पूर्णा और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष 618 ईस्वी था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, जो कि चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांडे जो थे वो संगम साहित्य के संरक्षक थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज्य वैद्य थे? चरक कनिष्क के प्रमुख राज्य वैद्य थे। अशोक किस राजवंश के राजा थे? अशोक मौर्य वंश का राजा था। भारतीय कला का वो कौन सा स्कूल है जो ग्रीक रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो वो गांधार स्कूल है। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद वंश राज्य का संस्थापक था, जिसने मगध में नंद राजवंश की स्थापना की थी। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरि को। आयुर्वेद के वैद्य के चिकित्सा का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन, धन्वंतरि को माना जाता है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हूणों द्वारा रोम पर आक्रमण करने के कारण भारत का रोम के साथ व्यापार समाप्त हो गया। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे कालिदास। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल का ऐसा शासक था जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? आर्यभट्ट गुप्त काल के शासन के दौरान ऐसे व्यक्ति थे जो खगोल विज्ञानी भी थे और महान गणितज्ञ भी थे। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त ने भारत पर हूणों के आक्रमण को रोका था। किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के। गुप्त काल के कई शासक संगीत प्रेमी थे, जिस कारण सिक्कों के ऊपर उनके संगीत के प्रेम को दर्शाया गया है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी?
ह्वेन सांग के सम्मान में कन्नौज सभा की गई थी, जो कि एक चीनी यात्री था। ह्वेन सांग किसके शासन के दौरान भारत आया? ह्वेन सांग हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान भारत आया। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार राज्य में स्थित था। गुप्त काल के दौरान निम्न में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? रुपया का। रुपया का एक ऐसा सिक्का था जो कि चांदी में जारी किया गया था और ये गुप्त काल में जारी किया गया था। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की, उसको संरक्षण प्राप्त था पुलकेशिन द्वितीय का। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री सुंग युन थे। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया? नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में हर्षवर्धन की वल्लभी विजय के बारे में वर्णन मिलता है। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित किया। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की? राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की थी। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो मूलतः चचनामा अरबी भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। अगला है एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? राष्ट्रकूटों ने किया। एलोरा के में सुख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया? तो कैलाश मंदिर शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान कहाँ है? तो पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का जो स्थान है वो महाबलीपुरम है। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? अशोक ने धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्र की नाम के पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिनका कार्य था धम्म की शिक्षा देना, यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? गौतमी पुत्र शतकर्णी के लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ। निम्नलिखित में किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों में मिलती है? सभी विकल्प सही। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंडरमीज किसे कहा गया है? तो धनानंद को यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या फिर जेंडरमीज के नाम से पुकारा गया है। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की जो सरकारी या फिर दरबारी भाषा थी, दोनों ही भाषाएं संस्कृत थीं। संस्कृत भाषा सरकारी और दरबारी दोनों थी। निम्नलिखित में वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो अंतिम बौद्ध राजा हर्षवर्धन था, जो कि संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में ह्वेन सांग चीनी यात्री भारत आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। लिच्छिव दौहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को लिच्छिव दौहित्र के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूतों ने
खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था या फिर खजुराहो के मंदिर चंदेलों के द्वारा बनाए गए थे। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया गया चालुक्यों द्वारा। चालुक्यों ने 738 में अरबों को पराजित किया। चालुक्य वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे अधिक जो प्रसिद्ध शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जो कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर किस स्थान पर है? एलोरा। कैलाश का मंदिर एलोरा में स्थित है। एलोरा में कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर स्थित है। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम के रथों का निर्माण पल्लव शासकों के शासनकाल में हुआ था। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके संरक्षण में हुआ? राष्ट्रकूट शासकों के संरक्षण में एलोरा के ठोस शैल काटकर बनाए गए कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। इस तरीके से दोस्तों आज के वीडियो में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ।